चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न स्टार्ट होता है मैथ से। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर 12 मीटर तथा 13 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक ट्रिपलेट्स लग रहा है 5 12 13 का, तो इसमें आपका लंब और आधार का मान दिया ही है, तो आप त्रिभुज समकोण त्रिभुज के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, तो 1/2 गुणे 12 गुणे 5 कीजिए 30 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 3:5 का अनुपात है, यदि शंकु का आयतन 120 पाई घन मीटर हो तो उसकी तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट का मान पूछ रहा है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बन जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसको आप बनाइएगा तो इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत का केंद्रीय औषधालय अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? तो लखनऊ में भारत सरकार का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान है। कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसके बारे में बात करें कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में अवस्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नेफ्यू रियो। क्या हो जाएगा? तो नेफ्यू रियो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन ने 60 सीटों में से 37 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस। राम ने कहा आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। तो इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हिज मदर वाज कंफर्टिंग हिम। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ही वाज बीइंग कंफर्टेड बाय हिज मदर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ही वाज बीइंग कंफर्टेड बाय हिज मदर। आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। तो बैरन क्या हो जाएगा? तो देखिए बात करें बैरन की, तो बैरन मतलब होता है बंजर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टिलाइट हो जाएगा, मतलब कि उपजाऊ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूज इन ए सेंटेंस। ही तो डिसमाउंटेड फ्रॉम द हॉर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसमाउंटेड। घोड़े से उतरने के लिए डिसमाउंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? DIS ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। माना ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड मतलब क्या? प्रसन्नता होगा। क्या होता है? अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी हैप्पी। क्या हो जाएगा? वेरी हैप्पी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु होते हैं? तो तांबा, जस्ता और निकेल होता है। क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकेल होता है। तो तांबा, जस्ता, निकेल आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए। और हम बात करें कि जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% जस्ता, 20% निकेल होता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। रोल्ड गोल्ड में 90% तांबा, 10% एल्युमिनियम होता है। डेल्टा मेटल में 60% कॉपर और 30% जस्ता, 2% लोहा मिलाया जाता है। डेल्टा मेटल का प्रयोग जहाज के पंखे बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु अनुपस्थित रहता है, मतलब जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर धातु नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, मरकरी आपका क्या है? तो मरकरी आपका द्रव धातु है। क्या है? द्रव धातु। वही आपको बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन क्या है? आपका द्रव अधातु हो जाएगा। ब्रोमीन द्रव अधातु। तो तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा जो है C12 से प्राप्त किया जाता है। पारा को उच्च चमक और उच्च क्वथनांक के कारण शरीर के ताप मापने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, अतः इसे निम्न ताप पर ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। द्रव तापमापी, पारा तापमापी लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे दिए गए ईंधन में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? ये आपका प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस में बात करें हाइड्रोजन का तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है। और बात करें हम कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार जो है रूस के पास है। नायलॉन जैसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध नहीं है। नायलॉन की बात करें तो यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। और नायलॉन हेमाक्सीथिलीन और डाईएमीन और डाई माने एडिपिक अम्ल का बहुलक है। पीवीसी की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। अगर इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बहुलक अधिशोषक। इसके बारे में बात करें कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण मानव जनित अवशिष्ट पदार्थों को जल में प्रवाहित करना है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कूड़ा कचरा को जल में प्रवाहित करने से रोकना तथा मल जल स्वच्छता अवशिष्ट को नदी में प्रवाहित नहीं करने देना है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव को भारी क्षति हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो आपका क्या किसका है? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। इसके बारे में बात की जाए कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार 0.01% है। और नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हाइब्रिड विधि द्वारा किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा में के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग वहां भी करते हैं जहां किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग में तनुकारक के रूप में। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ होता है सबसे अलग रहना। क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहना। ऑप्शन ए आपका सही है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का अंतिम अभियान किससे था? तो सिंध के जाटों के साथ था। किससे था? तो सिंध के जाटों के साथ। इसके बारे में बात कीजिएगा कि 1027 में मोहम्मद गजनवी ने अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध किया और उन्हें पराजित किया, क्योंकि सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय मोहम्मद को पश्चिमोत्तर में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र इस्माइल शासक बना, लेकिन बड़े पुत्र को उस समय खुरासान का सूबेदार था, छोटे भाई को पराजित कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बना, जो 1030 तक शासन किया। और शासक बनने के समय उसकी आयु मात्र 27 वर्ष थी। मोहम्मद गजनवी 1000 से लेकर 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। इसीलिए उसे माने हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण उसे बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक की संज्ञा भी दिया गए हैं। गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। यह मुद्रा लेख एक तरफ अरबी तो दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में थे। नेक्स्ट प्रश्न, उदास शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो उदास शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? उदास होगा। क्या हो जाएगा? उदास। इसके बारे में बात कीजिएगा तो उदास हमेशा एक वचन में होता है। क्या होता है? एक वचन में होता है। ये अनुचित जोड़े को छांटना है 19 का, तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तूती बोलना और विरक्ति होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तूती बोलना और विरक्ति होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये आपका तूती बोलना यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करना है। मोहन ने पुस्तक पढ़ा, तो मोहन ने पुस्तक पढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहन ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इसके बाद हम बात करें कि 21 नंबर प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, एक कथन गलत को बताना है। जो कथन गलत है उसको बताना है। तो इस प्रश्न में है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन सी जो आपका है ये गलत बात है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा घटने से घट जाती है। ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, यही गलत चीज लिखा है। और आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है, जिसके कारण ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, जिसके कारण बरसात के मौसम में ध्वनि दूर दूर तक गमन करती है। तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आयाम के बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल इससे स्वतंत्र रहती है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें।
और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न में देखिए यहाँ पर त्रुटि का दिया है कि जब हम कह रहे हैं कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, यहाँ पर एक और चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी नंबर पर ध्यान दीजिएगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि ध्वनि पर वायु का दाब के कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर थोड़ा बी नंबर के बारे में भी आप सोच सकते हैं। वायु में ध्वनि का वेग जो है दाब पर निर्भर करता है, ये भी तो गलत हो सकता है। आप थोड़ा देखिएगा, हम जैसे बोले कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस प्रश्न में क्या दे देते हैं, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है, जो कि आप सोच सकते हैं कि ये भी थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग कि एक कान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है, और उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, मतलब कि जो अधिक देता है ना उसमें कम रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका सही है। कम प्रकाश वाले बल्ब में सबसे अधिक रेजिस्टेंस है, मतलब बल्ब ज़्यादा अगर कम बढ़ेगा, मैंने ढेर कम बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है, और जो ज़्यादा जल रहा है ना उसमें कम रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया, आपको खुदे बताएं हम। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है 22 का। घरों के विद्युत परिपथ में समांतर संयोजन होता है और समांतर क्रम में अधिक शक्ति वाला बल्ब अधिक तीव्र प्रकाश देता है, श्रेणी क्रम संयोजन में कम शक्ति का बल्ब अधिक तीव्रता का प्रकाश देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रक्षेप्य गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है, कि प्रारंभिक बिंदु पर न्यूनतम होता है। कहाँ न्यूनतम है, प्रारंभिक बिंदु पर न्यूनतम, 23 का ए हो जाएगा। प्रश्न है, जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या को ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता, एक चक्र का अधिकतम समय कितना लगेगा। तो 24 की बात करें तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 सेकंड। आप इसको बना लीजिएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बल की भौतिक अनिर्भरता का परिणाम है गति के प्रथम नियम। क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में बात की जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व की परिभाषा, बल की परिभाषा एवं शून्य त्वरण की अवस्था का पता चलता है। और बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से पता चलता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत देता है, और एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करने पर न्यूटन का तृतीय गति नियम लागू होता है। बल के अनेक रूप हैं, जैसे आकर्षण, प्रतिकर्षण, कर्षण, धक्कन और तनाव एवं प्रणोद। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगा। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो कंपनों की आवृत्ति घटेगी, और सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 रूट में l/g होता है। आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल के मान के बढ़ने पर आवृत्ति घट जाएगी। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 कारकों पर निर्भर करता है, पेंडुलम की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। पेंडुलम को कृत्रिम उपग्रह में ले जाने पर इसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है तथा यह कार्य करना बंद कर देता है। पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी केंद्र पर ले जाने पर भी यह कार्य करना बंद कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है तब यह, तो अपनी वास्तविक लंबाई पर रहेगी तो यही हाल होगा। तो 27 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह अपनी वास्तविक लंबाई पर होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। अगर द्रव का ताप बढ़ा दीजिए ना, पृष्ठ तनाव आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अब मान लीजिए, अब आप किसी भी जल में आप साबुन का जो घोल है, माने इस प्रकार पृष्ठ तनाव को आप समझ सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ा बात कर ले कि पृष्ठ तनाव निम्न कारणों के कारण होता है, जिसकी द्रव अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल द्रव पृष्ठ के प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, और यह गुण केवल द्रव द्वारा पालन किया जाता है पृष्ठ तनाव का। तापमान के बढ़ने पर ससंजक बल कमजोर होता है जिससे पृष्ठ तनाव घट जाता है। तापमान के बढ़ने पर ससंजक बल कमजोर पड़ने लगता है जिससे पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। पिघले हुए कैडमियम का पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने पर घटता है। जल में अपमार्जक मिलाने पर पृष्ठ तनाव तथा स्पर्श कोण दोनों का मान कम होता है। जल रोधी पदार्थ स्पर्श कोण तथा पृष्ठ तनाव दोनों को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। बी, परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर हो जाएगा। अगर हम
बात करें कि वृत्तीय गति यदि एक समान होता है तो चाल एवं गति ऊर्जा दोनों नियत होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता। तो इस प्रश्न के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन तली के क्षेत्रफल पर दाब है वो निर्भर नहीं करते हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। द्रव से भरे पात्र के तली के क्षेत्रफल पर दाब निर्भर नहीं करता है। तरल का दाब P बराबर H गुणे P गुणे G हो जाएगा। और तरल या द्रव पृष्ठ पर दाब जो है निर्भर करता है किसके पर, तो गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव स्तंभ की लंबवत गहराई पर, द्रव के घनत्व या प्रकृति पर। किसी द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर दाब समान होता है। दाब जो होता है तरल पृष्ठ के लंबवत होता है। दाब अदिश राशि है। दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और यह वायुमंडलीय दाब का मात्रक भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वार ऑफ लंका के लेखक कौन है। तो वार ऑफ लंका के लेखक अमीश त्रिपाठी है और सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक भी अमीश त्रिपाठी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है। तो चंद्र। क्या हो जाएगा, चंद्र। ऑप्शन 4 आपका सही है। मेहरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र नाम उत्कीर्ण है। मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्र शब्द मेहरौली के लौह स्तंभ पर है जो दिल्ली में स्थित है। चंद्र शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए हुआ है। द्वितीय के लिए चंद्र शब्द का उपयोग हुआ है। इस लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान का उल्लेख है। मेहरौली के लौह स्तंभ की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कभी जंग नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है। तो ये आपका श्रीनगर में हुई है। कहाँ स्थित है, श्रीनगर में आयोजित हुई है। 22 से 24 मई 2023 तक इस बैठक का आयोजन हुआ। G20 का गठन 1999 में हुआ था। इसमें 20 गो सदस्य देश हैं। भारत भी G20 का सदस्य है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है। तो महबूब ए इलाही शेख निजाम औलिया को कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। और बात करें चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संतों में से एक निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में आज तक उपस्थित नहीं हुआ था। और निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य जो थे अमीर खुसरो थे। चिश्ती संत नासिरुद्दीन महमूद के चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया का शिष्य शेख बुहारुद्दीन गरीब को माना जाता है, जिसने दौलताबाद को अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि तथाकथित कुप प्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय किया। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक था। इसके शासनकाल में आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण तथा विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। इसके शासनकाल में ही 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। तो 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो के समय। क्या हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में संपन्न हुआ था। और लॉर्ड एलनबरो का काल 1842 से 44 था 1842 से 1844 था। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 का अधिनियम 5 द्वारा लॉर्ड एलनबरो के समय में ही हुआ था। और इसके कार्यकाल के समय 1843 से 44 में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 1848 के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं लाहौर की संधि 1846 एवं खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध 1848 लगाई गई। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चोल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थी। तो चोल शासन किसके लिए प्रसिद्ध थी, आपका ग्राम शासन व्यवस्था, नटराज की मूर्ति, मंदिर के गोपुरों के लिए। तो ऑप्शन जो यहाँ पर जो 3 नंबर जो है ना, ये गलत है। ये मंदिर महाबलीपुरम के रथ मंदिर के लिए आपका प्रसिद्ध नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और हम बात करें कि चोल शासक निम्न के लिए प्रसिद्ध थी, चोल शासन ग्राम शासन व्यवस्था,
नटराज की मूर्ति मंदिरों को गोपुरम के लिए। और इसके बारे में बात करें तो महाबलीपुरम का तट मंदिर पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया था। परांतक प्रथम के उत्तरमेरूर अभिलेख से चोल ग्राम प्रशासन पर जानकारी मिलता है। चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। नटराज की कांस्य प्रतिमा को पारसी ब्राउन ने भारत में मूर्ति कला को निचोड़ कहा है। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेंदुरम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये आपका 72 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारी नेता, वकील, पत्रकार, शिक्षक आदि मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बंबई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य थे तथा इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं होते क्योंकि इसी समय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन होना था तथा 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आपका यह क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार नियोजन। क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन आपका शामिल नहीं है। इसका उद्देश्य 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा आदि के माध्यम से एकीकृत सेवाएं प्रदान करना चिन्हित किया गया है। और बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, मृत्यु दर, रोग, कुपोषण को कम करते हुए माता को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? आपका क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर, 40 का बी हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण कराने वाली संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में किया गया था। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर, सॉरी ये तो प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो 41 का आपका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपका लोकतंत्र के बारे में कहा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा की कार्यवाही जो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ किया गया था। और संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो आपका कनाडा के संविधान से। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ संघीय की बात करें, किसकी बात करें? संघीय का। यहाँ पर अगर संसदीय लगा देता, भारतीय संसदीय, तो यहाँ पर किससे हो जाएगा? तो ब्रिटेन के। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और इसके अंतर्गत हम बात करें फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से भाईचारे का संबंध लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका क्या लिया गया है? तो आपका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बात करें कनाडा से, तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होना चाहिए और राज्यपाल का जो पद है वो भी आपका कनाडा के संविधान से प्रस्तावित है। और हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसके बारे में बात करें कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो।
और यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। पद ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में बात कीजिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण रखेगी, और इसका अर्थ था कि राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आधारभूत के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। 1956 में कंपनी अधिनियम लाया गया। 1955 में द्वितीय औद्योगिक नीति लाया गया। 1955 में कांग्रेस के आवाड़ी अधिवेशन यूएन डेबर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भारत का निर्माण समाजवादी मॉडल पर करने का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और पृथ्वी घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान थे? आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी, पृथ्वी की जुड़ाव बहन इत्यादि, सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच स्थित होती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और मंगल की बात करें तो मंगल के 2 चंद्रमा है, एक फोबोस और डिमोस। और बात करें शनि की तो शनि का एक बड़ा जो उपग्रह है वो उसका नाम टाइटन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी एसएससी अहमदाबाद में स्थित है। और इसरो संपर्क कार्यालय जो है मुंबई में स्थित है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंगूर में क्या पाया जाता है? अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये इमली में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये जूसली हेयर जो होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और हम बात करें इन सब के बारे में तो जो फार्मिक एसिड है तो फार्मिक एसिड लाल चींटियों में, बिच्छू में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में, सारल का वृक्ष में पाया जाता है। और आपका गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका जिबरेलिन्स है। इसके बारे में बात की, इसकी खोज जो है 1924 में कुरुसोवा ने किया था। और जब सभी जिबरेलिन दुर्बल अम्ल होते हैं, ये तने के शीर्ष, नई पत्तियों व बीजों में बनते हैं। इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिबरेलिन्स अम्ल है। जिबरेलिन मुख्य रूप से पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्जिन की खोज 1880 में डार्विन ने किया था। यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो पौधों की कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन अर्थात पादप वृद्धि में भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो आपका तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका रेटिनॉल जो है विटामिन ए का स्रोत है, तो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। बात करें थायमिन की, तो थायमिन जो है विटामिन ए का स्वरूप है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन 1 की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो जो रक्तौंधी होता है ना, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व पशु दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 अक्टूबर के। क्या हो जाएगा? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावास दिवस, पर्यावरण नहीं, विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तिथि को? तो 5 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। ऑप्शन सी आपका सही है। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण यह बीमारी होती है। टिटनेस से बच्चों में डीपीटी का टीका लगवा लेने से इस रोग से रक्षा होती है। हाइजा, मोतीझरा, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
पृथ्वी की सतह में आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं, उनके नाम आपको बताना है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन डी नंबर सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 52 का सही है। पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं और भूपटल की रचना सामग्री सबसे अधिक ऑक्सीजन यानी 46.80%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम 8.13% पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अग्निशामक से क्या निकलता है? तो अग्निशमन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक का नाइट्रोजन है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। ऑप्शन सी आपका सही है, 54 का सी नंबर हो जाएगा। और बात करें हम लोग कि समुद्र जल का आसवन, बर्फ का पिघलना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है और वायु में मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह है जो अपने मूल स्थिति में पुनः वापस नहीं आता और भौतिक परिवर्तन वह है जो अपने मूल स्थिति में वापस आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा एक पाई बंध बनाते हैं, वो आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। प्रोटियम की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों एक होती हैं और ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 2 होते हैं। ट्राइटियम एक बीटा उत्सर्जक है और इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पंचशील किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? पंचशील की बात करें तो 1954 में प्रतिपादित किए थे। कब? 1954 में। ऑप्शन बी आपका सही है। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाइन ने पंचशील समझौता किया था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता के निम्न बातों को रखा गया था। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में सम्मान रखना और विश्वास रखना। तब पंचशील समझौता आज भी भारत के विदेश नीति का आधार है। चीन ने पंचशील समझौता को छोड़कर भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो 57 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। अक्षांश, पवन की दिशा और समुद्र की निकटता। और बात करें हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में समुद्री धाराएं, समुद्र से दूरी, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पतियों की स्थिति, वायुदाब आदि प्रभावित करती हैं। कोपेन, थार्नोठवेट आदि ने विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन के वर्गीकरण में वनस्पति और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध को स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, टाटा आईपीएल 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया था? 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुभमन गिल। क्या हो जाएगा? शुभमन गिल ने सबसे अधिक रन मारा था। और बात करें कि यशस्वी जायसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था और अजिंक्य रहाणे ने फेयर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है? तब 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्रभावी मांग पर। क्या हो जाएगा? प्रभावी मांग पर। और इसके अनुसार बेरोजगारी प्रभावी मांग की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जॉन मेनार्ड किन्स के रोजगार सिद्धांत का आधार आय है और मार्शल के मूल सिद्धांतों के कीमत की तरह है। इस पुस्तक में रोजगार और प्रभावी मांग के लिए अधिक क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा। जब सामान अधिक खरीदा जाएगा तो मांग बढ़ेगा और मांग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन होगा जो रोजगार का सृजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बताना है आपका कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समान लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो 60 का सी हो जाएगा। नीति निर्देश तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। यह गलत है। आप न्यायालय में जा ही नहीं सकते हो तो कैसे बाध्य है सरकार? तो इसके बारे में बात करें कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की जो प्रेरणा है आपका आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया है और राज्य के नीति निर्देश का जो सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत भाग 4 को लेकर न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। इसे लागू करने का काम राज्य को जो है राज्य जो है मतलब राज्य कहने का मतलब जो न्यायालय है में बाद नहीं लाया जा सकता। इसे लागू करने राज्य के संसाधनों और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था। आइवन जेनिंग्स ने भारत संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान कहा था जो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? तो 61 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बाध्यकारी। क्या हो जाएगा? बाध्यकारी हैं। और इसके बारे में बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश को नहीं स्वीकार करने का कोई ठोस कारण हो तो राष्ट्रपति सिफारिश को अस्वीकार कर सकते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकृति दे ही देते हैं और संविधान का अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है और भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे जितना मन हो सके उतना बार राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। और इसके बारे में बात करें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा प्रशासक होते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई सूचना मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है। राज्यपाल के प्राय सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम है आपका दक्षिणी रोडेशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिणी रोडेशिया आपका सही आंसर है। और जो जिम्बाब्वे है वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित है। जिम्बाब्वे का आधिकारिक नाम जिम्बाब्वे गणराज्य है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवाती हवा चीन सागर में चलती है? तो चीन सागर में आपका कौन चलते हैं ये आपको बताना है। तो 64 का आपका सी हो जाएगा टाइफून। क्या हो जाएगा? टाइफून हो। टॉर्नेडो एक अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। हरिकेन्स की बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बिली की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 65 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65 का ए ऑप्शन सही है, विनिर्मित उत्पाद। और थोक कीमत सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है, जो पहले साप्ताहिक स्तर पर होता है। और साथ ही इनका आधार वर्ष 2004 से 5 में बदलकर 11-12 कर दिया गया था। और प्रथम संसदीय श्रृंखला में विनिर्मित उत्पादों का भारांश 64.23% था और इस सूचकांक में सेवाएं भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मांग के नियम के अनुसार तो 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। ऑप्शन सी आपका सही है 66 का। और मांग संबंधित कारक जो है निम्न है, जो हम बता रहे हैं कि सरकारी खर्चों में वृद्धि, घाटे के वित्त व्यवस्था और मुद्रापूर्ति में वृद्धि, काले धन में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, आय स्तर में वृद्धि, ये मांग को संबंधित कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बुरी मुद्रा अच्छा मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किससे जुड़ा है? तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेशम का नियम। क्या हो जाएगा? ग्रेशम का नियम। और एंजिल का यह नियम बताता है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं। आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। गिफिन वस्तुएं कुछ घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम नहीं लागू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजातियां पाते हैं। ये गारो खासी जनजाति सबको पता है, तो गारी खासी जनजाति आपका ऑप्शन सी में लिखा होता है और ये आपका सही आंसर है। 68 क्या हो जाएगा? सी। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में लाखर, पावी, मिजो, लुसाई आदि जनजातियां पाई जाती हैं। केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान। तो इरूला और पनियान केरल की मुख्य जो जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और मणिपुर में आपका कुकी, मैठी आदि जनजातियां पाई जाती है। नागालैंड में नागा, नुबुई, नागा आदि जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी की बात करें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पारामारिबो। पारामारिबो ऑप्शन सी में लिखा है, ये आपका सही आंसर है। और चिली की राजधानी आपका सेंटियागो है। और पैराग्वे की राजधानी आसियन है। और
पेरू की राजधानी लीमा है। सूरीनाम का मुद्रा के नाम सूरीनामी डॉलर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फाइलेरिया रोग का कारण है, तो फाइलेरिया रोग का कारण है आपका गोल कृमि। क्या हो जाएगा? गोल कृमि। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फाइलेरिया रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती हैं, जिसे फाइलोरिसिस कहा जाता है। फाइलेरिया रोगी को हेट्राजन की टिकिया से रोगी को आराम मिलता है। बुचेरिया द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। यह मादा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। ये एस्केरिलिस टीनियसिस हेल्थिमस द्वारा उत्पन्न रोग है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फूल गोभी क्या है? तो फूल गोभी आपका पुष्पक्रम है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। निषेचन के बाद ओवरी से फल का निर्माण होता है तथा ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं। तो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 2 गो। तो और बात करें हम लोग कि पैरामीशियम कॉर्डेटियम का आकार बहुत कुछ चप्पल के साथ मिलता जुलता है पैरामीशियम का, और पैरामीशियम को चप्पल जंतु भी कहते हैं। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ से संबंध रखता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। और 73 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है? तो 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, बढ़ जाती है। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। बात करें कि मुद्रा का प्रसार कम होने से मुद्रा का क्रय शक्ति बढ़ जाता है, और इसके बाद मुद्रा स्फीति से मुद्रा का क्रय शक्ति घट जाता है। मुद्रा संकुचन से मंदी बाजार में होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाते हैं। बाजार में गतिशीलता के लिए मुद्रा का प्रसार होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो 73 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और 74 है कि जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहां प्रतिनिधित्व करता है, यह स्टेट बैंक हो जाएगा। स्टेट बैंक सबसे ज़्यादा है, तो जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती वहां स्टेट बैंक काम करेगा। और बात करें कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से किया गया था। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक का नाम रखा गया था, और भारत में सर्वाधिक शाखा भारतीय स्टेट बैंक की है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है आपके, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो है आपका पेट्रोलियम से निकाला जाता है। कहाँ से? पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम पदार्थ के अनेक अवयव हैं जिससे अनेक उत्पाद बनते हैं, और नेफ्था, स्नेहक तेल, कोलतार, किरासन तेल आदि का उत्पादन किया जाता है। ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि मन तो कटौती में क्या आता है? तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन ए सही है, कि तो कहावत है, अब बनाइए से, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो 76 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत को बताना है। तो 77 के क्या हो जाएगा? 77 का आपका डी हो जाएगा, कमल, अम्बु, आब। तो ये आपका गलत है। अम्बु और आब जल के समानार्थी शब्द हैं, कमल के नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करना है। तो 78 के क्या हो जाएगा? 78 का डी हो जाए, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। यह ऑप्शन सही है, और पैसे ही आदमी की इज्जत है, इस बात को कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? तो पिंजरे की उड़ान जो है वो आपका लिखा है, यशपाल द्वारा लिखित रचना है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही है, पिंजरे की उड़ान। तो पिंजरे की उड़ान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका यशपाल द्वारा लिखा गया है, जो कि मधुर भंडारी की रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मुकुल का समानार्थी शब्द बनाना है। तो मुकुल का समानार्थी क्या हो जाएगा? कली। क्या हो जाएगा? कली आपका सही आंसर है। कली हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, देह पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। तो हाइब्रिड से क्या हो जाएगा? संस्करण से। क्या हो जाएगा? संस्करण से। आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, संस्करण जो है आपका सही आंसर है। और बात करें हाइब्रिड के द्वारा पैदावार में वृद्धि किया जाता है। हाइब्रिड के द्वारा 2 या 2 से अधिक किस्म गुण को लेकर अधिक बेहतर किस्म के तैयार किया जाते हैं। हाइब्रिड के द्वारा ही रोग रहित अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है, और हाइब्रिड के द्वारा पौधे को वर्षा के अभाव में भी अधिक उपज प्रदान की जाती है। आज बीटी कृषि द्वारा और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 82 का बी हो जाएगा। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब एक निश्चित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 82 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
कि सैक यानी लाइकेन है, तो 83 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सहजीवी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है 83 का। प्रजनन और आनुवंशिकता में सैक यानी लाइकेन सहजीवी है। बीज रहित फल केला अंगूर आदि हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाहरी दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब कटहल है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों के लिए उन्हीं जातियों के अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है, तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये 100 परिस्थितिकी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और कुछ वर्ड है जो उसको हम बता रहे हैं, जैसे एनाटोमी। तो एनाटोमी जो है यह जीव विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन कराती है। कीमोथेरेपी की बात करें तो यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। क्रायोजेनिक्स की बात करें तो यह निम्न ताप से विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है। एपिडीमियोलॉजी की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान शाखा महामारी और उसके उपचार से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी की बात करें तो इसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण आपका प्रदूषित वायु को नहीं करता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायु का शुद्धिकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो होता है भाग लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके अंतर्गत आते हैं, और जो कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण का 16वां द्विवार्षिक आकलन है। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल जो क्षेत्रफल होता है, और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। और भारत में सर्वाधिक वन का प्रतिशत का मिजोरम राज्य में देखने को मिलता है, और भारत में सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल आपका मध्य प्रदेश में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, तो आपका उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड आपका निर्णय लिया है। और हिंदी के बाद संस्कृत ही उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु इस पैमाने पर पहल की है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के शिमोगा जिलों में मातुर गांव है जहां संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका श्वेता सिंह हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 2008 बैच की भारतीय विदेश सेवा और के अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री सचिवालय वर्ष 1947 में बनाया गया था और जून 1977 से इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में जाना जाता है तथा इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री सचिव द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, आपका शक काल पर। किस पर, शक काल पर। और शक संवत जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। विक्रम संवत की बात करें तो यह 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। और बात करें हम लोग गुप्त संवत की, तो 319 से 20 में प्रारंभ किया गया था। और आपका हिजरी संवत की बात करें 622 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था जब मोहम्मद शाह मक्का से मदीना प्रस्थान किया था। और भारत में हिजरी संवत शाहजहां ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये आपका मैथ है, ये बहुत ही छोटा मोटा मैथ है, आप बना सकते हैं। तो 89 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है, साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये भी आपका मैथ है जो हल बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं, गुणा करा देना है। तो इस प्रश्न 90 के क्या हो जाएगा, तो 90 का ऑप्शन सी आ जाएगा, 6x² - 7xy - 3y²। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 91। तो 91 की बात करें तो ये 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 91 का सी हो जाएगा, 60 ये भी बन जाएगा। और बात करें हम लोग 92 नंबर की, तो 91 का सी हो गया, 92 के तो 92 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, 4/3 आपका सही आंसर है, 92 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 93 का, तो 93 का आपका निकालिएगा, दूरी निकालना है तो दूरी 93 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अब कैसे निकाल गया, x2 - x1 प्लस y2 - y1 दोनों रूट में हो जाएगा। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका रूट में 13 आंसर आ जाएगा। और बात करें संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्यिका ज्ञात करना है, तो 94 के क्या हो जाएगा, 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 95 बहुत आसान है, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आपका सी हो जाएगा। और 33 से 1/3% आपका सही आंसर है। 96 की बात करें तो चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। आई
होम बिफोर दी सी अराइव, तो 96 का क्या हो जाएगा, 96 का आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 96 का हार्ड लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा। जब बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में हो तो बिफोर के पहले सब्जेक्ट प्लस हार्ड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये सवाल है, तो 97 का बी हो जाएगा। ब्रेड और बटर जो है अभिन्न तथा पूरक माने जाते हैं, इस नाते इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इज का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका 98 का, तो यहाँ पर क्या करना है करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो 98 99 दोनों में करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेक्शन जो है अपवाद का मीनिंग है, ये आपका ऑप्शन बी वाला सही है। और आपका 97 की बात, 97 तो बी हो गया, 98 तो बी हो गया, 99 आपका कौन हो जाएगा, तो 99 का आपका ए ऑप्शन सही है, एस्टोनिसेड, एस्टोनिसेड आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, 99 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत से पढ़े बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैनी एजुकेटेड पर्सन वेयर वाचिंग, तो 100 का क्या हो गया बी। मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।